हम आगे जीव विज्ञान में देखते हैं डीएनए पैकेजिंग। देखिए, डीएनए अणु के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे देखते हैं कि डीएनए अणु जो होता है ये बहुत ही लंबा होता है, बहुत लंबे होते हैं अणु हैं। अब देखिए, इसके लिए हम एसर्किया कोलाई में देखते हैं, एसर्किया कोलाई नामक जीवाणु में। एसर्किया कोलाई नामक जीवाणु की केंद्राभ, मतलब उसका जो केंद्राभ होता है, या जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं, केंद्राभ को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें स्थित अकेला डीएनए अणु लगभग इस 1700 म्यू, या हम इसको कह सकते हैं 1.7 mm मतलब मिलीमीटर लंबा होता है। यानी कि एसर्किया कोलाई, भाई डीएनए अणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डीएनए के अणु जो है अत्यधिक लंबे होते हैं, डीएनए अणु जो है अत्यधिक लंबा होता है। अब एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। एसर्किया कोलाई नामक बैक्टीरिया लिया गया, तो जो एसर्किया कोलाई नामक बैक्टीरिया लिया गया है उसके केंद्राभ में, या जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, स्थित अकेला डीएनए अणु होता है लगभग 1700 म्यू या 1.7 मिलीमीटर होता है। जबकि जो जीवाणु लिया गया है, इस जीवाणु को देखा जाए तो यह स्वयं जो है 0.2 म्यू का होता है, या 0.002 mm मिलीमीटर लंबा होता है। अच्छा देखिए, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, अब हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, ये तो उदाहरण लिया गया बैक्टीरिया का। अब हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि हमारे शरीर में, हमको शरीर देखना है, तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए के कुल 46 या हम कह सकते हैं 23 जोड़ी अणु पाए जाते हैं, जिनकी औसत लंबाई होती है 1.5 से 8.4 सेंटीमीटर होती है, और कुल लंबाई इनकी 2 मीटर होती है। लगभग में है कि कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। यहाँ हमने देखा कि जब डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता क्या पड़ी, हमको ये सबसे पहले समझना है। तो हम पहला उदाहरण लिए जो है एसर्किया कोलाई नामक बैक्टीरिया लिया गया। तो एसर्किया कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है उसके केंद्राभ में स्थित अकेला डीएनए अणु जो है ये कितना है, 1700 म्यू का होता है। जबकि जीवाणु क्या बताया गया, ये केवल 0.2 म्यू का होता है, यानी जीवाणु छोटा है। अब देखा जाए ये लंबा हो गया। अब हम अपने शरीर में देखते हैं कि जो हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है, तो इसमें कोशिका में देखा जाए जो केंद्रक है उसके डीएनए, कोशिका में उपस्थित केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए के 46 मतलब कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, जोड़ी में देखते हैं तो 23 जोड़ी होते हैं, जिनकी औसत लंबाई दी गई है 1.5 से लेकर के 8.4 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इनकी कुल लंबाई हो जाएगी 2 मीटर होती है। जबकि जो केंद्रक है इसका व्यास हम देखते हैं 0.4 म्यू से लेकर के जो है 10 म्यू का होता है, या 0.004 से 0.01 mm मिलीमीटर होता है। हमारे शरीर में लगभग 10 की घात 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं लगभग 10 की घात 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरीर में कोशिकाएं कितनी पाई जा रही हैं, लगभग 10 की घात 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इनमें उपस्थित डीएनए अणु की लंबाई, अब देखा जाए इसमें उपस्थित जो डीएनए है, डीएनए अणु की लंबाई यानी हमारे कोशिका में देखा जाए क्या पाया जाता है, 23 जोड़ी। उसका जो केंद्रक है उसमें डीएनए के कुल 46 जोड़ी पाए जाते हैं, जिनकी औसत लंबाई दी गई है 1.5 से लेकर के 8.4 सेंटीमीटर होती है, और इनकी कुल लंबाई हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। केंद्रक का व्यास दिया गया है
004 से लेकर के 0.01 मिलीमीटर होता है, या 4 म्यू से 10 म्यू का होगा। हमारे शरीर में जो कोशिका पाई जा रही है, कोशिका कितनी है? 10⁴ कोशिकाएं पाई जाती हैं लगभग। और इसमें उपस्थित डीएनए अणुओं की कुल लंबाई, डीएनए अणुओं की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो हम डीएनए अणु की लंबाई देखते हैं, ये हो जाएगी 2 × 10⁻14 मीटर हो जाएगी। अर्थात देखा जाए ये हुआ, अर्थात किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻11 किलोमीटर होगा। 2 × 10⁻11 किलोमीटर हो जाएगा। और हम लोग जहाँ पर हैं कि पृथ्वी की परिधि देखा जाए, जबकि हमारी जो पृथ्वी पाई जाती है, पृथ्वी की परिधि हम देखते हैं, पृथ्वी की परिधि कितनी है? परिधि जो है ये कुल है 4 × 10⁴ किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी हम देख लेते हैं। दूरी जो है ये है केवल, ये कितनी होती है? 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है, है ना। यानी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 × 10⁸ किलोमीटर होती है। अब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के डीएनए अणु जो है लगभग 100 बार सूर्य तक लंबाई में फैलकर वापस आ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब इतना ही है तो हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे शरीर में उपस्थित जो डीएनए है, यानी शरीर के डीएनए, पूर्ण शरीर के डीएनए अणु जो है, लगभग 100 बार सूर्य तक, 100 बार सूर्य तक लंबाई में फैलकर वापस आ सकते हैं, लंबाई में फैलकर वापस आ सकते हैं। अब देखिए, इससे यह स्पष्ट है कि केंद्रक के समाने के लिए, केंद्रक में समाने के लिए जो है डीएनए के अणु अत्यधिक कुंडलित होकर बहुत ही सघन और त्रिविम आकृतियों में संगठित हो जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लिए कि हमारी कोशिकाओं का सबसे लंबा डीएनए अणु जो है कितना होता है? 8.4 सेंटीमीटर। सबसे हमारे जो कोशिका है सबसे लंबा अणु जो है 8.4 सेंटीमीटर होता है। परंतु कोशिकीय विभाजन के समय अधिकतम संघनन में इसका 10⁵ कुंडलन हो जाता है, जिससे यह केवल 1/10 म्यू लंबी और 0.5 म्यू मोटी क्षण का रूप लेता है, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए, संघनन का अनुपात डीएनए के अणु की लंबाई में उस कोशिका या केंद्रक की लंबाई का भाग देने से निकल सकता है, जिसमें कि कोई डीएनए अणु संघनन द्वारा डीएनए अणुओं की इस संरचनात्मक और संगठन को हम 3 पदानुक्रमों में बांट सकते हैं। पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि जैसे ये जो देखे हम लोग कि कहने का मतलब ये है कि डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता क्या पड़ी। अब हम लोग डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता को समझने के लिए हम पहले उदाहरण के द्वारा इसको देख लिए कि उदाहरण लिया गया एशर्किया कोलाई। ये देखिए बैक्टीरिया है। जो एशर्किया कोलाई नामक बैक्टीरिया है,
ये स्वयं कितना होता है, 2 म्यू का होता है, यानी 0.002 मिलीमीटर का होता है। अच्छा, इतना छोटा बैक्टीरिया लिया गया है और उसके केंद्राभ में, या जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसमें स्थित अकेला डीएनए, केवल एक डीएनए, ये कितना होता है, 1700 म्यू का होता है। आप सोचिए, इसको छोटे से बैक्टीरिया के अंदर 1700 म्यू कैसे रहेगा, तो कहने मतलब बार बार कुंडलन करना पड़ेगा और तभी ये जो है उसके अंदर रह सकता है। इतना लंबा जो है ये पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग देख लिए मानव में, कि मानव में देखा जाए कि जो मानव के केंद्रक में उपस्थित डीएनए है उसमें क्या पाए जाते हैं, कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनकी औसत लंबाई होती है 1.5 से लेकर के जो है 8.4 सेंटीमीटर के होते हैं लंबाई, है ना। और कुल लंबाई जो है लगभग इनका 2 मीटर होगा। हम केंद्रक का व्यास देखते हैं कि जिस केंद्रक में डीएनए उपस्थित है उसका व्यास कितना है, 4 म्यू से लेकर के जो है 10 म्यू का होता है। हमारे शरीर में कुल कोशिका पाई जाती है 10⁴ कोशिकाएं पाई जाती हैं लगभग, और डीएनए अणुओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁴ मीटर पाई जाए। भाई इतनी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, अब उनमें जो औसत लंबाई हो जाएगी इतनी लंबाई हो जाएगी। अगर सबको हम एक सीधी रेखा में जोड़ दें तो इतनी लंबी हो जाएगी। किलोमीटर में दिया गया 2 × 10⁻11 किलोमीटर की हुई, यानी कि हमारे शरीर में जो डीएनए पाई जाती है, अगर से समस्त डीएनए को हम एक सीधी रेखा में जोड़ दें तो इनकी लंबाई हो जाएगी कितनी, 2 × 10⁻11 किलोमीटर हो जाएगी। जबकि हम लोग पढ़े भी हैं कि पृथ्वी की परिधि कुल कितनी होती है, 4 × 10⁴ किलोमीटर की होती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर होती है, यानी 1.5 × 10⁸ किलोमीटर होती है। अब हम पूरे शरीर के डीएनए अणुओं को डीएनए अणु जो है, पूरे शरीर में जो डीएनए अणु पाए जाते हैं, ये अणु जो है लगभग 100 बार सूर्य तक लंबाई में, यानी सूर्य तक क्या हो सकते हैं, लंबाई में फैल सकते हैं और पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। अब जान लीजिए कि इतना लंबा जो है डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, एक शरीर के अंदर उपस्थित है। कि अगर से संपूर्ण डीएनए को हम एक सीधी रेखा में जोड़ दें तो संपूर्ण डीएनए जो है क्या होगा कि ये 100 बार सूर्य तक लंबाई में फैल करके जो है ये पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह अब इनको करना क्या पड़ेगा भाई, इनको करने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या होगा कि डीएनए का जो है पराकुंडलन हो। अब डीएनए का पराकुंडलन जो होगा, तो पराकुंडलन होगा कैसे, देखिए पराकुंडलन के लिए जो है कुल 3 चरण को जो है फॉलो करना पड़ेगा। यानी इतने लंबे डीएनए को रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। हम देखते हैं इसके कुल 3 चरण हैं। पहला क्या होगा, प्रथम चरण में देखते हैं, है ना, इसके लिए कुल हम आ जाएंगे, कुल 3 चरण होंगे। तो प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, प्रथम चरण में न्यूक्लियोसोम के प्रतिरूप बनेंगे, न्यूक्लियोसोम के प्रतिरूप बनेंगे। अब देखते हैं न्यूक्लियोसोम क्या है। देखिए 1960 के दशक में मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे विवर्तन द्वारा तथा सन 1974 में एडा और ओलिंस ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पता लगाया कि क्रोमैटिन तंतु को यदि खींचा जाए या नमक के तनु घोल में रखा जाए तो यह समान मोटाई के तंतु के बजाय ये हो जाते हैं मणिकाबद्ध, यानी मोती की लड़ी के समान दिखाई देते हैं। जिससे स्पष्ट हो गया कि क्रोमैटिन में डीएनए का अणु नियमित अंतरालों पर हिस्टोन प्रोटीन के बने छोटे छोटे पिंडों पर लिपटा होता है, जिनको हम कहते हैं क्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रोड कण कहते हैं या कोर पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब डीएनए अणु के छोटे छोटे क्रोड कणों को एक दूसरे से जोड़ते हैं,
और इन खंडों को योजक या जिसको हम कहते हैं अंतराल डीएनए कहा जाता है। 1 करोड़ कण इसे अगले कण से जोड़ने वाले योजक खंडों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। यानी 1 करोड़ कण तथा इसे अगले कण से जोड़ने वाले योजक खंडों को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। देखिए हम पहले देखते हैं एक न्यूक्लियोसोम की संरचना हम देख लेते हैं क्या है जो न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम के बारे में हम एक न्यूक्लियोसोम के बारे में देखते हैं। देखिए ये है न्यूक्लियोसोम की संरचना। न्यूक्लियोसोम की संरचना देखिए प्रथम चरण में क्या होगा, ये न्यूक्लियोसोम बनते हैं। तो देखिए इस न्यूक्लियोसोम में ये है लिंकर डीएनए है, ये है प्रोटीन के कण H1 है। यहाँ देखिए ये है कोर प्रोटीन है, प्रोटीन पार्टिकल नाम लिख दे रहे हैं, ये है पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, देखिए यहाँ ये हो जाएगा, ये है 10 nm का होता है, यहाँ से लेंगे तो हम 11 nm होगा। ठीक है, अच्छा देखिए इनको जो है नाम दे दिया गया न्यूक्लियोसोम का। अब देखते हैं इसमें जो क्रोड कण है ये 10 nm मोटा होता है। देखिए ये जो क्रोड कण दिखाया गया है ये क्या है, 10 nm मोटा होगा। चित्र में हमने दिखाया कि जो ये क्रोड कण है, ये क्रोड कण क्या है, 10 nm मोटा होता है। और योजक खंड जो होते हैं इसके, ये 2 nm मोटा होता है। योजक खंड कितने होंगे, 2 nm मोटा होगा। सामान्य अवस्था में डीएनए अणु के योजक खंड इस प्रकार जुड़े होते हैं कि क्रोड कण एक दूसरे के पीछे परस्पर सटे दिखाई देते हैं। जो क्रोड कण होते हैं, ये क्रोडकर मतलब ये जो है इस प्रकार से लगे होते हैं कि ये एक दूसरे से जो है हमको पीछे की तरफ सटे हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए क्रोमैटिन तंतु जो है 10 nm मोटा होता है। भाई देखिए ये क्या है, ये जो है आपस में सब क्या है, सब सटे हुए होते हैं एक दूसरे पर, जिसके कारण से जो है इनकी मोटाई जो परस्पर जो है सटे होने के कारण से इनकी मोटाई जो होती है ये 10 nm मोटे दिखाई देते हैं। और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम तंतुवे कहते हैं। देखिए
वैज्ञानिक आते हैं 1974 में। कब आते हैं? 1974 में रोगर कोर्नवर्ग, रोगर कोर्नवर्ग, ठीक है, इन्होंने पता लगाया कि क्रोड कण जो होते हैं H2A, H2B, H3 और H4, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के दो हिस्टोन प्रोटीन के दो अर्थात कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 8 प्रोटीन अणुओं का बना हुआ पिंड। देखिए H2A, H2B, H3, H4, जैसे गेंदा हो, 4 एक साथ रख दिया जाए, 4 के ऊपर फिर 4 रख दिया जाए। जैसे कोई गेंदा लिया जाए और गेंदे को हम क्या करें कि एक के ऊपर एक रख दिया जाए, 4, और उसके ऊपर फिर 4 रख दे, उसी प्रकार से होते हैं, लेकिन आपस में ये सटे हुए होते हैं, जिनके कारण से इनकी मोटाई हमको कुल कितनी दिखाई देती है? 10 mm की दिखाई देती है। अब इसको रोगर कोर्नवर्ग ने इन्होंने पता लगाया है कि इसमें जो प्रोटीन के अणु पाए जा रहे हैं क्रोडकण में लगे हुए, H2A, H2B, H3, H4, ये हिस्टोन प्रोटीन के दो कारण मतलब कुल 8 प्रोटीन अणुओं का जो है ये बना हुआ पिंड होता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन का केवल एक बड़ा और आयताकार सा टुकड़ा क्रोड कण से लिपटे, देखिए ये H1 है, ये क्रोड कण से क्या होता है? लिपटा हुआ डीएनए खंड के दोनों सिरों से तथा क्रोड कण से जुड़कर न्यूक्लियोसोम की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करता है। और यह कितना होता है? 1 ANM का होता है। ये कितना होगा भाई? देखिए यहाँ पर ये होता है 1 ANM का होता है, 1 NM का होता है। इनके कारण से न्यूक्लियोसोम तंत्र की मोटाई कुल कितनी? 1 NM यहाँ और 10 NM यहाँ। अब न्यूक्लियोसोम की मोटाई कुल हो जाती है 11 NM हो जाती है। कोर्नवर्ग ने यह भी पता लगाया कि न्यूक्लियोसोम में डीएनए अणु की लगभग 200 समाक्षार जोड़ियां जितनी लंबाई होती हैं, उनमें से 146 समाक्षार जोड़ियों जितनी लंबाई क्रोड कण के चारों ओर 1.65 वामावर्त कुंडलन बनाती हुई लिपटी होती है। 1.65 वामावर्त कुंडलन बनाती हुई जो है ये लिपटी रहती है, ठीक है। और शेष 54 समाक्षार, 146 समाक्षार के लिए है कि 146 समाक्षार जोड़ियां जो है ये क्या करती हैं? समाक्षार जोड़ी 1.65 वामावर्त कुंड बनाती हुई लिपटी है। और जो शेष बच जा रहा है, 200 था कुल बताया गया समाक्षार जोड़ियां थी, अब जिनमें से शेष कितना बचा? 54 बचा। 54 समाक्षार जोड़ियां जितनी लंबाई योजक खंड बनाती हैं, ये क्या बनाएंगे? 54 समाक्षार जोड़ियां ये जितनी लंबाई योजक खंड बनाती हैं, क्या बनाएंगी? योजक खंड बनाती हैं। क्रोड कण से लिपटी सारी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में समानता पाई है, परंतु योजक डीएनए की लंबाई विभिन्न जीव जातियों में 8 से 114 समाक्षार जोड़ियों जितनी हो सकती है, ठीक है। तो कहने मतलब हम लोग पढ़ रहे थे प्रथम चरण पढ़े, और प्रथम चरण में क्या पढ़े? न्यूक्लियोसोम की संरचना पढ़े। तो न्यूक्लियोसोम की संरचना में देखिए क्या नाम है, 1974 में रोगर कोर्नवर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इसमें 5 प्रकार की प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3, H4 पाई जाती है ना। ये आधे से ज़्यादा H1 होती है। अब इसमें आधे में क्या पाया? आधे से कम में है H2A, H2B, H3, H4 पाई जाती है। ये जो है क्या है? आपस में सटे होते हैं और एक के ऊपर एक लगे होते हैं। कुल 8 प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। इनकी मोटाई कितनी होती है? 10 ANM होती है। और जो यहाँ पर ये दिखाया गया है इसमें लिंकर डीएनए, जिनकी मोटाई जो होती है 1 ANM होती है। इस तरह से पूरे न्यूक्लियोसोम की लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल 11 ANM होती है। इसमें देखा जाए कोर्नवर्ग ने ही बताया था कि न्यूक्लियोसोम में डीएनए अणुओं की लगभग 200 इन्होंने ही बताया था 200 समाक्षार जोड़ियां पाई जाती हैं। 200 समाक्षार जोड़ियों में 146
समाक्षार जोड़ियां जो होती हैं ये क्रोड कण के चारों ओर 1.65 वामावर्त कुंडलन द्वारा लिपटी हुई होती हैं, और शेष जो 54 जोड़ियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये योजक खंड बनाती हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम का बनना डीएनए अणु के पराकुंडलन का प्रथम चरण होता है। यही है, ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे पराकुंडलन, डीएनए पैकेजिंग, तो ये क्या है, ये इसका प्रथम चरण है, यानी न्यूक्लियोसोम का बनना जो है ये प्रथम चरण है। ठीक है। अब इसके आगे द्वितीय चरण हम लोग कल देखेंगे।